बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मार्केट का ओवरव्यू और उसके बाद फीपी लिपि ये सब तो हम कर चुके हैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से। जुमे वाले दिन भी हो गया और हफ्ते वाले दिन भी जो वीडियो थी वो उसी टॉपिक पे थी। तो अब रोजाना वही चीजें बयान करने का मेरे ख्याल से ये आपको बताने का फायदा कोई नहीं कि मार्केट के लेवल्स क्या हैं और क्या हो रहा है, वो सब आपको पता है। आप खुद भी दिन में बैठ के देखते ही रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मोबाइल के सामने ही होते हैं आप, मोबाइल स्क्रीनों के या लैपटॉप की स्क्रीन के। तो वो चीजें मेरे ख्याल से ओवरऑल आप जानते हैं सब। अब जो बेसिक चीजें हैं वो क्या है कि मार्केट जो है वो चीज क्या है। जैसे मुझसे ये नहीं होता कि बाहर हेडिंग में ये लिख दूं या थंबनेल बना दूं करोड़ों रुपया कैसे कमाएं। अब मार्केट क्या करने वाली है, मार्केट क्या करने वाली है किसी को कुछ पता नहीं होता। ये तो सेंटीमेंट से साथ देखा जाता है, खबरें कैसी आती हैं, रूमर्स कैसी चलती हैं, उसके हिसाब से मार्केट जो है वो एक मूव बना लेती है। तो लिहाजा ये बताना आप अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हो, आप करोड़ों कैसे कमा सकते हो, आप ये अब मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि स्कैमर सा ये जो काम है, ऐसा लिखना, ऐसा शो करना। अब मेरे ख्याल से अवाम इन चीजों पर, हाँ आप ये लगा के थंबनेल लगा के कुछ व्यू तो हासिल कर सकते हैं, लेकिन अंदर जाएं तो वही रूटीन वाइज बातें होती हैं जो हम करते हैं। और जो बाहर हेडिंग लिखी जाती है उसके अंदर मेरे ख्याल से वो मवाद मिलता कोई नहीं अवाम को। तो मेरे ख्याल से एक चीप सी ये हरकत कह लें या स्कैमर वाला काम कह लें, मुझे वैसा करना पसंद नहीं। जो बाहर लिख के लगाता हूँ कोशिश होती है कि अंदर जो बातें की जाए वीडियो में वही बाहर लिख के लगाऊं, ताकि जो देखने वाला है उसको कम से कम वो चीज मिले जो बाहर लिखी होती है। मेरे ख्याल से जो मार्केट है इसको जुए का अड्डा बना दिया हमने। मार्केट वैसे थी नहीं, मार्केट ने हमें एक बड़ा अच्छा मौका फराहम किया था ये वाला कि जो टॉप की कंपनियां हैं, एंग्रो है, नेस्ले है, बाकी जितनी भी कंपनी है जिनका बीसीओ है, तो उनके नाम अब मैं क्या लूं, आपको पता है सब जो लिस्टेड हैं कैसी 100 इंडेक्स में या वैसे भी मार्केट के साथ जो अटैच है। तो मार्केट ने हमें एक अच्छा मौका दिया था। एक बंदा पिशावर में बैठा हुआ है, सवात में बैठा हुआ है। आपको पता है कि जितनी बड़ी कंपनियां हैं इनके हेड ऑफिस जो है कराची में है, तो एक बंदा सवात में बैठा है, पिशावर में बैठा है, इस्लामाबाद में बैठा है। उसके लिए पॉसिबल नहीं था कि कराची में जाए और कंपनियों को देखे और सारा सिस्टम देखे फिर उनमें कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोचे। और करोड़ों अरबों की जो कंपनियां हैं वो लाख दो लाख वाले को मुंह भी नहीं लगाती थी। तो मार्केट ने हमें एक बड़ा एक अपॉर्चुनिटी दी थी, बड़ी इजी करके इसको दिया था कि जितनी भी अच्छी कंपनियां हैं आप उनके साथ शेयरिंग कर सकते हैं, आप उनके साथ हिस्सेदार बन सकते हैं, पार्टनर बन सकते हैं एज ए शेयर होल्डर। और उसके बाद ऊपर सीडीसी और एनसीसीबीएल आके उन्होंने और आसान बना दिया इसको, चेक एंड बैलेंस रख के। तो मेरे ख्याल से एक स्मूथ सा एक जो है ये फ्लो बन गया था अगर हम इसको फॉलो करते तो। लेकिन हमने उन सब चीजों को पसे पुष्ट डाल के तो जुआ शुरू कर दिया। अब देखें ट्रेडिंग जो दिन में होती है क्या होता है, आपको नजर आता क्या होता है। ठीक है, इन सेंस ये जुआ नहीं है बिल्कुल, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि ये सूद या जुआ नहीं है। लेकिन हमने इसको बना कैसा दिया है, इसका आप बाहर से ओवरव्यू देखें और लोग देखें इसकी कैसा लगता है आपको। ये ऐसा ही लगता है कि जैसे वो बुकी बैठ के जुआ कराते हैं और ये सट्टा लग रहा है, को ले गया, को दे गया, को डूब गया, को उतर गया, यही नजर आ रहा है मुझे। तो अगर आपके दोस्त ने एक कंपनी शुरू की है, फॉर एग्जांपल ले लें, चले वो तो जूस बनाने की कंपनी है, 1 करोड़ रुपया उसने खर्च किया उस पर। आप उसे कहते हैं यार 40 लाख मुझसे लो और मुझे भी 40% का पार्टनर बनाओ इसमें, और जो सालाना आमदनी होगी इसमें से 40% का मैं हिस्सेदार, बाकी तुम 60% के हो गए। वो कहता ठीक है एग्री जी। अब आप उससे उठे गए बाजार में किसी दुकान पे बैठे, सब्जी लेने गए, किसी और जगह बैठे, अपना जो हिस्सा था 40% को बेचना शुरू कर दिया। यार मैंने तो फलां बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट की है, ये 40% है। दूसरा कहता है ये मुझे दे दो, हाँ तुम ले लो यार, उसने ले लिया। उधर ही बैठा तीसरा बंदा कहता है यार तुम मुझे दे दो, उससे ले लिया। फिर जब मैं जिसने बेचा था मुझे फिर उसी टाइम बैठे हुए ख्याल आता नहीं यार मुझे ये बेचना नहीं चाहिए था, फिर मैंने उसे वापस ले लिया। 4 लाख का मैं हिस्सेदार हूं, कभी उसको 3,90,000 में बेच दिया, 4,10,000 का फिर बाय कर लिया, फिर 4,20,000 का दे दिया, फिर 3,80,000 का बाय कर लिया। मुझे ये बताएं अगर आप ऐसे बंदे को देखें तो आप क्या कहेंगे। तो जरूर ये कहेंगे कि यार क्या चबले मार रहे हो, ये जैसे पंजाबी में कहते हैं कि बंदा बांधते घा खा, यानी कि अभी तुम्हें मिल गया है हिस्सा, तो उसे अब जर के खाओ, जरा बैठो, वेट करो 6 महीने 1 साल, देखो कोई भी बिजनेस है उसको रन करने। जितने भी शॉपकीपर करके मेरी बात सुन रहा है तो वो पंजाबी में कहते हैं कि पहला साल चट्टी, दूजा साल हट्टी, तीजे साल खट्टी, कि यानी कि पहला साल जो होता है उसमें आपने लॉस करना है, दूसरे साल में आपने वो बराबर बराबर करना है, उसको इक्वल काम जाएगा आपका। तीसरे साल में जाके आप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मुझे इससे प्रॉफिट होगा। हम इधर 3 साल तो क्या 3 मिनट नहीं लगाते, इधर लिया 3 मिनट बाद बेच दिया। और अगर नहीं लिया तो जेहन में यही होता है, माइंड में कि अभी लेना है और 3 मिनट बाद इसके 1 रुपया गेन करके निकल जाना है इसमें से। तो आप देख ले अपनी डे ट्रेडिंग की, ऐसा नहीं हो रहा मार्केट में।
वैसे पंजाबी में ये जो कहते हैं ना चवल मारना, ये चवल इन सेंस जो है वो बड़ा बुरा लफ्ज नहीं है। जो पंजाबी है उनको पता है, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता चवल को। बस चवल या मारी जा सकती है या दिखाई जा सकती है कि वो देखो चवल मार रहा है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। वैसे तो चवल ज्यादा बैड वर्ड नहीं है अगर आपको बुरा लगे तो अब तो ये चवले मरवाने के बकायदा ग्रुप बन गए हैं, पेड ग्रुप, जो कहते हैं आए और ऐसे चवले मारे, आए हमारे साथ मिलकर चवले मारे। और इसका फायदा किसको आप देखें, पेड ग्रुप वालों को, उनकी मंथली लगी हुई है, ब्रोकरेज कंपनियों को उनकी फीस जाती है। आपने अगर एक स्टॉक लिया है एलपीएल का या सॉरी एनसीपीएल का, अगर 25 रुपए का एक आपने उठाया है शेयर, अभी पीछे डिप में चला गया था ये जब एनसीपीएल 17.55 पे, तो आप 17.55 पे बेचते हो। कितने बंदों को मैंने देखा जिन्होंने बेचे ये 17.55 में, जो एक दिन 2.5 लाख की ट्रेडिंग हुई, दूसरे 4-5 मिलियन बिके, 10 मिलियन बिके, वो क्या था, लॉस नहीं था। उन 5 मिलियन की जो ब्रोकरेज फीस है 3 पैसे के हिसाब से, वो गई कि ना गई ब्रोकरेज कंपनियों को, उनका तो फायदा है इस काम में। वो क्यों आपको कहेंगे कि लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करो, एक साल के लिए आप 1000 शेयर लेके रखते हो, उनको क्या मिला, वन टाइम फीस बस। वो क्यों आपको कहेंगे कि ऐसा करो, या ब्रोकरेज या पेड ग्रुप वाले क्यों कहेंगे, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, वो क्यों बताएंगे आपको ऐसा करने के लिए। और अगर दूसरी तरफ देखें तो लॉन्ग इन्वेस्टमेंट में जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि टीआरजी को देख लें, 1 साल पहले जिसने बाय किया उसने 1 साल बाद अगर देखे तो वही खड़ा है जिधर उसने 1 साल पहले बाय किया था। तो इन्वेस्टमेंट का क्या करें, तो मेरे ख्याल से इसका सबसे जबरदस्त जो हाल है वो यही है कि आप वो स्टॉक देखें, वो कंपनियां देखें जिनकी फंडामेंटल स्ट्रांग है, जिनकी अर्निंग पर शेयर स्ट्रांग है, जो डिविडेंड देती हैं, चले हर क्वार्टर पे नहीं देती, दूसरे क्वार्टर पे देती हैं, या फिर बीच में आके इंटरम डिविडेंड देती हैं, ऐसी कंपनियां देखें बहुत है। 520 कंपनियां, आपको एक भी नहीं ऐसी मिलने वाली। उनमें 75% इन्वेस्ट करें और भूल जाएं कि कुछ दिया हुआ है इनको। जैसे मैंने कहा कि 3 साल इंतजार करें, देखें उनको पहला, दूसरा साल देखें, नहीं देते मूव करें उनमें से, अगर दे रहे हैं चुप करके बैठे रहें, उधर ही एल्फी लगा के उनमें। और अगर बड़ा ही बंदे का दिल करे चवल मारने को, तो जो 25% आपके पास है उनमें करें डे ट्रेडिंग। आपका दिल की तसल्ली नहीं होती, वो खारिश होती है हमारे हाथों में, तो उन खारिश को मठा करने के लिए तो आप कर सकते हैं डे ट्रेडिंग, 25% पे करें, मजा लें डे ट्रेडिंग का भी। लेकिन लॉन्ग सिनेरियो देखिए, लंबी पिक्चर देखिए इसकी, तो उसमें जैसा आपको बोला है वैसा किया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर है। मैंने तो अभी ये जो है वो देख रहा था, मैं बैठ के आज सारा दिन के किया क्या जाए, फिर मैंने ये एलपीएल को देखा निकाल के, फिर दोबारा तो उसका मैं देख रहा था, अर्निंग इसकी देख रहा था, बाद में डिविडेंड भी देख रहा था। तो अभी ये डिप में, अभी इसकी अगर लो प्राइस देखें, एवरेज हाई और लो, तो लो इसकी तकरीबन 11.72-12 रुपए पे बनती है। अभी ये मूव कर रहा है 14 पे, तो 14 पे अगर इसकी पहली एंट्री हम लेते हैं, इसमें जितने हमने इन्वेस्ट करने हैं उसका 30% भी डालते हैं अगर इधर आके एवरेज पे 14.38 पे अगर पहली मूव लेते भी हैं, इसमें एंट्री लेते हैं, तो लो इसका वैसे भी 11 रुपए है, क्या बन जाना है, थोड़ा नीचे जाएगा तो फिर थोड़े और ले लेंगे। तो ये इसकी मैं खुद देख रहा था, आपको नहीं कह रहा कि आप लें या ना लें, खुद ऑब्जर्व कर रहा था। कभी ये इसकी जो डिप है ये जबरदस्त है मेरे ख्याल से लेने के लिए। बाकी अर्निंग भी इसकी अच्छी है, डिविडेंड भी देते ही है कुछ ना कुछ, मैंने सब डिविडेंड ये देखे हैं, किसी में 2 रुपए किसी में 1.5 रुपए देता ही है। तो मेरे ख्याल से इसमें मैं खुद, मेरे लिए ठीक है इन्वेस्टमेंट करना, मैं सोच रहा हूँ ऐसा करने। मैं एलपीएल को चूज करूं या ना करूं, कोई और स्टॉक देखूंगा जिसके फंडामेंटल्स ठीक हो। आज तो टाइम ही नहीं था, मैं संडे वाले दिन वैसे भी सो के बंदा लेट ही उठता है, उसके बाद ये वीडियो का कुछ इकट्ठा करना था डाटा थोड़ा सा, उसके बाद मेरा दिल है कि मैं खुद, मेरा इरादा है कि मैं देखूं कुछ स्टॉक्स निकालूं, कुछ कंपनियां देखूं जिनकी फंडामेंटल स्ट्रांग है और किस में थोड़ी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वैसे भी डे ट्रेडिंग में छक्का चौका कम ही लगती हैं, छक्के चौके, लेकिन बंदा आउट बहुत ज्यादा और बहुत आसानी से होता है इसमें। छक्के चौके तो दूर की बात है। जिसकी मिसाल हमने वोटिंग करवाई थी वो ग्रुप में, और पूछा था कि 5 लाख के साथ किसने क्या कमाया, तो तकरीबन मेरे ख्याल से ज्यादा बंदों के जो वोट आए थे वो यही थी, उन्होंने कमेंट किया था कि नुकसान ही किया उन्होंने। तो अभी नुकसान करके आपको कम से कम ये सीख लेना चाहिए था कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। तो मेरे ख्याल से डे ट्रेडिंग को ऐसी जबरदस्त जो है, आप इसको रिलायबल कह नहीं सकते डे ट्रेडिंग को। ठीक है चस्का लगाएं, लेकिन कंपनी को अच्छी देके उसमें इन्वेस्टमेंट करना, कुछ 6 माह के लिए, 1 साल के लिए, और उसमें डिविडेंड लेना और उसकी अर्निंग पे डिपेंड करना, मेरे ख्याल से ये बेहतर है। बाकी आप देख लें। पता अगर जुबैर भाई ये देखेंगे वीडियो तो लाजमी कमेंट करेंगे और देंगे कुछ इनसाइड स्टोरी देंगे या कुछ अकल की बात बताएंगे मुझे। अगर उधर से कोई अकल की बात आई तो जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। और लॉस करने के बाद अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं कि यार मैं अपने पूरे कर लूं, फिर मैंने स्टॉक मार्केट से निकल ही जाना है। तो ये हालत जो है हुई पड़ी है डे ट्रेडिंग वालों की। मार्केट क्यों ऐसा बिहेव कर रही है, अगर देखा जाए तो 3200 पॉइंट तकरीबन जो है मार्केट लूज कर चुकी है ये लास्ट वीक में।
तो इसकी वजूहत क्या थी? एक तो वो थी कि इमरजेंसी मीटिंग जो हो रही है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की और स्टेट बैंक की, स्टेट बैंक को भी बहुत देर बाद ख्याल आया कि चलो जी मैं ऑफिशियली आके अनाउंस कर दूं कि ये सिर्फ अफवाहें हैं, ऐसी असल में कोई बात हो नहीं रही, या कह सकते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। अच्छा, 2 से 3% की अफवाह है कि इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ रहा है, जिससे मार्केट ने, आपने मार्केट का डाउनफॉल देखा बल्कि फ्री फॉल देखा, और इन्वेस्टर ने भी मुनासिब ही समझा लास्ट वीक में कि सेल किया जाए। और ऑयल प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनली वो भी $2 से $3 के हिसाब इजाफा हुआ है उनका, और उसका इम्पैक्ट भी आपकी ऑयल प्राइसेस पे आना ही था। वो सियासी अदम इस्तेकाम तो आपके सामने ही, इलेक्शन होने हैं नहीं होने, किस डेट को होने हैं, सुप्रीम कोर्ट अपनी खींच रही है, इलेक्शन कमीशन अपना खींच रहा है। तो ये सब चीजें जो बयान कर चुका हूं ये मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट की वजह थी। अब बात करें कि आने वाली वीक में क्या पॉजिटिव बातें हो सकती हैं। पॉजिटिव बातें भी इनके बीच में ही निकलनी है, जो नेगेटिव बातें हैं इनमें से ही पॉजिटिव बातें भी निकलेंगी। तो पॉजिटिव बातें ये हैं कि वजीर आजम और वजीर खजाना की जो मीटिंग थी उसमें इन्होंने इजहार किया है कि IMF की जो शराइत है उनको पूरा करेंगे। वैसे ये एक अच्छी बात है, अगली किस्त मिलने के लिए, जो आपको अगली किस्त मिलनी है उसके लिए एक रोड मैप जो बना रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ये पेट्रोलियम लेवी आपकी 50 से 60% तक बढ़ गई है, जो कि IMF की शराइत के मुताबिक है। वक्ती तौर पर अगर देखें तो ये आपको लग सकता है मनफी हो सकता है वक्ती तौर पर, और बुरा भी लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो ये अच्छा साबित हो सकता है कि आपने लेवी जो है IMF के मुताबिक कर दी और लॉन्ग टर्म में इन चीजों को मजबूत लिया जा सकता है। दूसरी अगर पॉजिटिव बात देखें तो आपकी मार्केट ने तकरीबन 5000 पॉइंट जो है गेन किए थे, जिससे तकरीबन ये लास्ट वीक में वो 3200 पॉइंट जो अभी तक लूज कर चुकी है। और इंटरेस्ट रेट वाला भी जो एक सिनेरियो था, जो एक डर था, जो तलवार लटक रही थी, वो भी प्रेशर था मार्केट में पीछे। तो इसका मतलब है कि तकरीबन ऑलमोस्ट आधा प्रेशर जो है उसका मॉनेटरी पॉलिसी का या इंटरेस्ट रेट का, वो आपकी मार्केट ऑलरेडी ले चुकी है इम्पैक्ट उसका। इंटरेस्ट रेट बढ़ना है ये तो आपको पता है, सबको पता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना ही है, 2 से 3% जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो उसका प्रेशर मेरे ख्याल से आ सकता है सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्री में, वो प्रेशर ले सकती हैं, 2 सेक्टर ले सकते हैं इससे। लेकिन बैंक सेक्टर जो है वो इसकी आपको पॉजिटिव मूव दिखा सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जाहिर बात है जो बैंक्स के लोन है उन्हें बैंकों को फायदा ही होना है उस पर इंटरेस्ट ज्यादा लेके उन पे। बाकी ये देख लें, मार्केट प्रेशर ले चुकी है, आगे उम्मीद है कि मार्केट इधर ही सस्टेन कर लेगी। लूज की है भी तो नीचे जो उसने पॉइंट गेन किए हैं 500 लूज करके फिर भी उधर तक जाएगी जो उसने ऑलरेडी लूज कर लिए थे। तो सियासी आपका अदम इस्तेकाम है वो वैसा ही है इलेक्शन की डेट को लेके, या वैसे जो सिनेरियो है सर आपके सामने ही है। ऊपर से जो हड़तालें शड़तालें शुरू हुई हैं ये भी आप देखें तो अदम इस्तेकाम ही है सियासी। तो अभी रिकमेंड आपको यही करूंगा कि जो स्टॉक्स डिप में है, डिप वाले स्टॉक बाय करें और लेके बैठ जाएं चुप करके, और फिर जब मार्केट ऊपर की मूव दिखाएगी, दिखानी तो है ये बस मॉनेटरी पॉलिसी वाला 15 दिन का चक्कर है, 2 सेशन है, इसमें भी ऑन एंड ऑफ हो ही जानी है ट्रेड। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह जो डिप में लिए होंगे ऊपर जाके सेल करने का आपको मजा भी आएगा। और वैसे सोचें लंबी इन्वेस्टमेंट के लिए उन स्टॉक्स में जो बेहतर है ना, कि TRG जैसे जो 1 साल पहले भी उधर ही थे और दोबारा भी उधर ही हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।